गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कौन से टॉपिक के बारे में। पीछे लिखा हुआ बोर्ड पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म, यानी कि हम आज बात करेंगे आइसोमर के बारे में। यानी कि आपको बता दो कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वह पार्ट जो सेकंड चैप्टर के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। यानी कि आज हम आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने वाले हैं। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आइसोमेरिज्म का क्या पार्ट है, कैसे डिस्कस किया जाए, क्या क्या कॉन्सेप्ट होंगे, कैसे समझा जाए, इन सभी विषयों पर हमारी आपकी बातचीत होगी। अब ध्यान से हमें एक एक बात को समझना होगा। क्या होता है आइसोमर, कैसे पाया जाता है, कितने कॉन्सेप्ट हैं, इन सभी विषयों पर हम बात करें। आपको याद हो तो क्लास 10th में एक बार आइसोमेरिज्म आपने पढ़ा था। क्लास 10th में आइसोमर एक टॉपिक के नाम से था। क्लास 11th में भी इवन आइसोमर एक टॉपिक के नाम से ही है, लेकिन क्या एक टॉपिक के रूप में यह दिखाई देता है? क्या नहीं, यह एक टॉपिक के रूप में नहीं है। यद्यपि यह एक बड़े चैप्टर के रूप में आइसोमर आपके इस क्लास 11th के सिलेबस में दिखाई दे रहा है। तो इस क्लास 11th के सिलेबस में जो आइसोमेरिज्म का पोर्शन है, इसी पर हम विचार करेंगे, बात करेंगे, समझेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है आइसोमर। यहीं से पूरी की पूरी बात स्टार्ट होगी और एक एक पॉइंट पर हम डिस्कस करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, हम डिटेल में आइसोमेरिज्म को पढ़ने चल रहे हैं, समझने चल रहे हैं। और एक सबसे जरूरी बात यह है कि आज आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि जो टॉपिक आप पढ़ने चल रहे हैं, इसमें आईपीएससी का कितना बड़ा रोल है। जैसा कि आप जानते हैं, आईपीएससी के पार्ट 1 पार्ट 2 दो लेक्चर अपडेट कर दिए गए। सेम टू सेम जैसे आईपीएससी के पार्ट 1 पार्ट 2 दो लेक्चर अपडेट किए गए हैं, वैसे ही आइसोमर के भी दो लेक्चर आपको मिलेंगे। एक पार्ट 1 होगा, एक पार्ट 2 होगा। यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 दो लेक्चर आपके आइसोमर के भी बनाए जाएंगे। देखिए, ध्यान से समझने की बात यह है कि आइसोमर का एक पार्ट जो स्ट्रक्चरल के से रिलेटेड होगा, उसको हम एक वीडियो में अपडेट करेंगे और सेकंड पार्ट सेकंड वाले लेक्चर में दिखाई देगा। आइए हम इसको धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म आया कि व्हाट इज आइसोमर, यानी कि क्वेश्चन राइज होता है कि आइसोमर होता क्या है। ठीक है, नाम से सुनने में आया कि ये आइसो प्लस मर, यानी कि दो टर्म है इसमें, एक आइसो है और दूसरा मर है। आइसो मतलब होता है सेम और मर मतलब होता है यूनिट। एक यूनिट का जहां पर जिक्र किया जाएगा वह हमारा आइसोमर के अंतर्गत आता है। यानी कि हम पढ़ रहे हैं आइसोमर। आइसो मतलब सेम, एक तरह की बात करें, मर मतलब यूनिट। तो हम कहते हैं आइसोमर क्या होता है। सबसे पहले हम ये डिफाइन करके देख लेते हैं, यानी कि हम ये समझने वाले हैं व्हाट इज आइसोमर, यानी कि आइसोमर से आप समझते क्या हैं। सबसे पहली बात ये हम डिस्कस करेंगे। यानी कि अगर हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां लेकर के आपको समझाएं, तो ये जो आइसोमर हम पढ़ रहे हैं, इसको हम दो पार्ट में चाहें तो ऐसे डिवाइड कर लें। डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट हमारा क्या बनेगा, आइसो, और दूसरा पार्ट बनता है मर। आइसो मतलब होता है सेम और मर मतलब होता है यूनिट। इसके नाम से भी कुछ चीजें निकल करके बाहर आ रही हैं, लेकिन हम अगर डिफाइन करने की बात करते हैं तो हम इसको ये कह सकते हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट क्या है। यानी कि हम कहते हैं कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। यानी कि कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन जिनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, उसे हम आइसोमर कहते हैं। यानी कि हम कुल मिला जुलाकर बेटा क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर इज नोन एज आइसोमर। यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उसे हम आइसोमर के नाम से जानते हैं। क्या है सर, प्रॉपर्टीज का क्या रोल है इसमें? तो इसमें जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के रोल के बारे में बात करें तो स्ट्रक्चर डिफर कर रहा है तो उनके भी डिफरेंस की ही बात होगी। कहते हैं कि इनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफर करेंगी, यानी कि मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी, यानी कि स्ट्रक्चर भी डिफर करता है और इनकी प्रॉपर्टी भी डिफर करती है। ये तो डिफाइन करने की बात हो गई, यानी कि हमने इसको पॉइंट वाइज लिखा कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। दूसरे संदर्भ में लिखना चाहें तो आप डिफाइन कैसे करेंगे, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्या नोट करेंगे आप कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर
इज नोन एज आइसोमर या आर नोन एज आइसोमर, यानी ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफर करता है, उसी को हम आइसोमर के नाम से जानते हैं और इस फेनोमेना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये बात हो गई आइसोमर के अंतर्गत। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हम ये देखेंगे कि और क्या बात इसके अंतर्गत कर सकते हैं। लेकिन अब एक छोटा सा एग्जाम्पल आता है कि सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि आइसोमर होगा कि नहीं। यानी कि हम सबसे पहले इसके बारे में ये बात कर लेते हैं कि अगर हमें एग्जाम्पल्स की मदद से ये सॉल्व करना हो जाए तो हम कैसे पढ़ पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आया बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, ये आया कि कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए। यानी क्वेश्चन ये राइज होता है बेटा कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन विच हैव टेंडेंसी टू शो आइसोमेरिज्म, यानी कि आप कहते हो कि स्ट्रक्चर बदल जाए, कुछ ऐसा कर कमाल की स्ट्रक्चर बदल जाए। अब क्या करोगे, स्ट्रक्चर आपको बदलना है, ठीक है। कंपाउंड आपको कोई दे दिया जाएगा, फॉर्मूला सेम रहे, स्ट्रक्चर बदल जाए, ऐसे ही आइसोमर आपको बनाने होंगे। तो हम कहते हैं कम से कम कितने कार्बन का हम एल्केन ले लें कि उसमें हम स्ट्रक्चर बदल करके एक नया कंपाउंड बना पाएंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं। हमने कहा कि अगर हम 3 कार्बन लेते हैं, सपोज करिए हमें नहीं जानकारी, हमने कहा कि अगर हम 3 कार्बन लेते हैं, एक बच्चे ने कहा कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन आइसोमर या टू फॉर्म आइसोमर इज इक्वल टू 3, यानी कि कम से कम 3 कार्बन तो होने चाहिए, ऐसा किसी बच्चे ने कह दिया। तो अगर कहते हो, आप कहते हो कि सर 3 कार्बन में हम बना देंगे, क्योंकि आपके माइंड में ये सेटअप होता है कि हम क्या करना है, हमें ब्रांचिंग ही तो लगानी है, हम एक CH3 इधर उधर कर देंगे तो बन जाएगा। हमने कहा कि ये जैसे दूसरा स्ट्रक्चर बनाने का विचार किसी बच्चे के दिल में आया तो उसने कहा कि इस प्रकार से उसने CH3 को नीचे लगाया, यानी ये था इसमें से CH3 को खींच के नीचे कर दिया। अब कहते हैं ये हमारा क्या है, प्रोपेन है, ये क्या हो जाएगा, ये भी तो प्रोपेन ही है ना बेटा। अगर किसी का स्ट्रक्चर बदल रहा है तो उसका नाम भी बदलेगा, इससे अनभिज्ञ मत होइएगा। यानी कि आपको यह समझना होगा कि किसी कंपाउंड का अगर स्ट्रक्चर बदलेगा तो उसका नाम भी बदल जाएगा। आप समझिए, अगर हम हैं, आप हैं, कोई भी हैं, अगर हमारे स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आ जाएं, यानी कि हम लोगों का शरीर कहीं से टेढ़ा हो जाए, कोई अंग प्रत्यंग कुछ ऐसा हो जाए, तो हम क्या करते हैं, हमारा नाम सामाजिक तौर पे बदल दिया जाता है। जैसे एक आदमी कोई लंगड़ा हो जाए, तो लंगड़ा हो जाए यानी उसका पैर कट गया या कुछ हो गया, तो इसका मतलब उसके स्ट्रक्चर में बदलाव हो गया ना। स्ट्रक्चर में बदलाव हुआ तो वो भी क्या होता है, उसका नाम तुरंत बदल जाता है। तो ध्यान रखना, अगर यहाँ स्ट्रक्चर में बदलाव करेंगे तो यहाँ पर भी आपको नाम बदल लेना होगा। यानी बिना नाम बदले आप कोई भी काम, कोई भी बात नहीं करेंगे, यानी कि नाम आपको यहाँ पर भी बदलना होगा। ओवरऑल हम ये देख पाए कि ये भी हमारा क्या है, प्रोपेन है ना, और ये क्या है, यह हमारा, ये भी तो प्रोपेन है, केवल यहाँ ब्रांचिंग जैसा केस दिख रहा है। क्या ब्रांचिंग है क्या, नहीं, इसका मतलब ये दोनों आपस में आइसोमर नहीं होंगे। यानी कि अगर हम कहते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू फॉर्म आइसोमर इज इक्वल टू 3, इट मीन्स दैट इट इज इनकरेक्ट। क्यों, अगर क्वेश्चन आया कि ऐसा क्यों, ये गलत क्यों हो गया, तो आपको बताना होगा क्योंकि 3 कार्बन में हम स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर पाएंगे। हमें स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए, हमें आइसोमर प्राप्त करने के लिए कम से कम 4 कार्बन की जरूरत पड़ेगी, यानी 3 कार्बन में हम आइसोमर नहीं बना पाएंगे। तो हमने कहा अच्छा ऐसा है क्या, बोला गया हाँ ऐसा ही है। तो हम कहते हैं कि इसका मतलब हमें एग्जाम्पल के रूप में ये सबसे पहली बात ये हो गई कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू फॉर्म आइसोमर विल बी 4, यानी कम से कम 4 कार्बन होने चाहिए। तो हम कहते हैं, एक क्वेश्चन दिया गया कि ड्रॉ द पॉसिबल आइसोमर, ठीक है, कहा जा रहा है कि ड्रॉ द पॉसिबल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या होता है, ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं। हमने कहा कि इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यानी हम कैसे ड्रॉ करेंगे। अगर ये पूछा जाए तो हमें पता है ब्यूटेन की बात की जा रही है, तो ब्यूटेन का मतलब ये हो गया क्या, C4H10, यानी जितने कार्बन है उसका 2 गुना हाइड्रोजन नहीं है, 2 गुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है, यानी C4H10 तो जो दिखाई दे रहा है बेटा ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हो गया। यानी कहा गया ड्रॉ द पॉसिबल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, यानी ब्यूटेन की पॉसिबल आइसोमर बताइए। तो ब्यूटेन की पॉसिबल आइसोमर आपको बताना है, तो यहाँ ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H10। अब इसका आइसोमर बनाकर देखते हैं।
हमने कहा सबसे पहले तो नॉर्मल वाली कंडीशन जो इसकी बनती है वो बना लो, तो CH3 CH2 CH2 और CH3। हमने कहा इसका नाम क्या होगा, ये पहले आइसोमर पे हम बात करें, हमने कहा इसका नाम नॉर्मल ब्यूटेन हो जाएगा। क्या नाम होगा, नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल शब्द क्यों लगा बेटा, क्योंकि ये लॉन्ग चेन में है, सीधा है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया, इसलिए इसका नाम नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। हम कहते हैं इसका सेकंड पार्ट देखें, तो ये CH3 हो गया, ये हमारा CH हो गया, ये हमारा CH3 हो गया और ये हमारा CH3 हो गया। अब हमने क्या कहा कि इसमें से एक एल्किल ग्रुप लगा दिया, ब्रांचिंग कर दिया। तो ब्रांचिंग जब किया तो इसका हम कॉमन नेम क्या लिखते हैं, इसका कॉमन नेम हम लिखते हैं आइसोब्यूटेन। क्या लिखेंगे, आइसोब्यूटेन। या इसका दूसरा नाम आप ये लिख सकते हैं कि ये लॉन्ग चेन हो जाएगी, और ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो दूसरा नाम हो जाएगा 2-मेथाइल। ठीक है, 2-मेथाइल प्रोपेन। या तो आप आइसोब्यूटेन लिखेंगे या 2-मेथाइल प्रोपेन लिखेंगे। तो आइसोब्यूटेन या फिर 2-मेथाइल प्रोपेन ये नाम हो गया सेकंड वाले का, और ये नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। तो एक आपका नॉर्मल ब्यूटेन हो गया, दूसरा आपका आइसोब्यूटेन हो गया, या फिर 2-मेथाइल प्रोपेन हो गया। क्या इसमें और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या, नहीं, इसमें किसी प्रकार का कोई भी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कि ब्यूटेन के कुल पॉसिबल आइसोमर कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। यानी कि ब्यूटेन में कुल पॉसिबल आइसोमर केवल व केवल 2 होते हैं, 2 से ज्यादा पॉसिबल आइसोमर ब्यूटेन में नहीं है। अब हम इसके थोड़ा और आगे चलते हैं और अगली बात क्या डिस्कस करेंगे, जरा गौर करिए। हम कहते हैं सेकंड क्वेश्चन, हमने कहा कि ड्रॉ द पॉसिबल आइसोमर ऑफ पेंटेन। आप बनाइए कि पॉसिबल आइसोमर ऑफ पेंटेन। आप भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि आइसोमर नाम का यह टॉपिक जब आपके क्लास 10th में हुआ करता था तो वहां पर आप पेंटेन तक पढ़ते थे। हेक्सेन हेप्टेन आपके यहाँ नहीं था सिलेबस में, लेकिन पेंटेन तक के आइसोमर का केस आप पढ़ करके आए हैं। हमने कहा ड्रॉ द पॉसिबल आइसोमर ऑफ पेंटेन, यानी कि पेंटेन के पॉसिबल आइसोमर बताइए, यानी कि पेंटेन का पॉसिबल आइसोमर क्या होगा। तो सबसे पहला इसमें जो केस आएगा उसको हम डिस्कस करते हैं, यानी ए वाला हम पढ़ते हैं। हमने कहा कि पेंटेन का मतलब होता है कि यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है वो CH3 CH2 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 और ये CH3 हो गया। यानी पेंटेन में हम कहते हैं C5H12 होगा, यानी 5 कार्बन होंगे, 10 2 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारा नॉर्मल पेंटेन बन गया, यानी सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारे सामने आ चुका है, जिसका नाम हमने क्या कहा बेटा, नॉर्मल पेंटेन। अब हम बी वाले पर आते हैं, तो बी में क्या हो जाएगा, ये CH3 है, ये CH है, ये हमारा CH3 है, ये CH2 है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। जब बी में आएंगे तो ये क्या बनेगा, ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आइसोपेंटेन कहते हैं। आइसो क्यों कहते हैं बेटा, जब 2 नंबर कार्बन पर एल्किल ग्रुप लगा होता है तो इसे हम आइसोपेंटेन कहते हैं। इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, 2-मेथाइल। 2 पर क्या है, CH3 है, तो 2-मेथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, तो 2-मेथाइल ब्यूटेन। इसका दूसरा नाम हो गया 2-मेथाइल ब्यूटेन। इस बी के बाद सी नंबर पे आए, तो सी पर जब हम पहुंचते हैं तो ये CH3 हो गया, ये सी, एक CH3 हमने ऊपर लिख दिया, दूसरा नीचे लिख दिया, और ये हमने एक CH3 ये कर दिया। हम कहते हैं जब हम इसका नेम लिखेंगे तो ये ऐसे बनेगा, ये 1, ये 2, ये 3। तो हम देख पाते हैं इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा नियोपेंटेन। इसका नाम क्या है, नियोपेंटेन। इसका दूसरा नाम क्या बनेगा, 2 पर CH3 ऊपर है, 2 पर नीचे है, तो 2,2 डाईमेथाइल, 2,2 डाईमेथाइल। और कितने कार्बन है, 3, तो 3 को प्रोप कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 2,2 डाईमेथाइल प्रोपेन। ये आपका तीसरा बन गया। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर इन पेंटेन इज इक्वल टू 3, यानी कि पेंटेन में टोटल पॉसिबल आइसोमर कितने हो सकते हैं, तो बताया गया 3 हो सकते हैं। यानी पेंटेन के पॉसिबल आइसोमर का जब हम जिक्र करते हैं तो टोटल यहाँ कितने आइसोमर पाए, 3 आइसोमर हम ऑब्टेन कर लिए। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। सेम टू सेम अब हम अगर हेक्सेन की बात करते हैं, यानी कि अगर हम कहते हैं आइसोमर ऑफ हेक्सेन, जरा इस पर प्रयास कर लेते हैं एक छोटा सा। हम आपको पहले ही बताते हैं कि इसके कितने बनेंगे, इसके टोटल 5 आइसोमर बनेंगे। जरा आप बनाइए, देखता हूं क्या बना पाते हैं आप। आइसोमर ऑफ हेक्सेन C6H14, यानी कि यहां पर फॉर्मूला भी दिया है, यानी कि ये हेक्सेन है,
इसके आपको 5 आइसोमर बनाने हैं। आपने देखा पेंटेन में 3 बन रहे थे, हेक्सेन में 5 बन रहे थे। सर आपको कैसे पता चल जाता है? बेटा जब बनाओगे तो ढेर सारे आइसोमर बार बार प्रैक्टिस में अपने आप लर्न हो जाता है कि कितने आइसोमर किसके पॉसिबल है। ठीक है, फॉर्मूला का कोई ऐसा चक्कर नहीं है। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कोई फॉर्मूला होगा उससे हम करेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये हमारी कहानी किसकी हो गई? पेंटेन की। अब जरा हेक्सेन आप बनाइए, क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर दिया गया है। हेक्सेन के पॉसिबल आइसोमर आपको बनाने, यानी कि हेक्सेन में कुल कितने पॉसिबल आइसोमर बनेंगे, ये आपको बनाना है। बनाइए फिर इसी बात पे। देखो क्या करोगे, शुरुआती दौर से एक एक स्टेप समझना है जो हम बता रहे हैं आपको। यहां से हमने लिखना शुरू किया है। जो लोग अभी बना रहे हो, अगर बना चुके हो तो अच्छी बात है, नहीं बनाए हो तो बोर्ड की तरफ देखें। देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल 6 कार्बन का जिक्र किया गया। तो 6 कार्बन हमारे ऐसे हो जाएंगे, इसका नाम नॉर्मल हेक्सेन हो गया। कहें हाँ बिल्कुल। कहते हैं दूसरे नंबर पे आइए। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि स्टेप वाइज चलेंगे तो ज्यादा बेटर है। यहां से हमने एक CH3 नीचे लगा लिया, हमने कहा ये CH2, ये CH2, ये हमारा CH3 हो गया। अब देखिए सेकंड वाला, हम आइसोनियो अब नहीं लिख रहे हैं, हम केवल IPAC नेमिंग की बात करें। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा बेटा 2 मेथाइल और ये हो जाएगा आपका पेंटेन, यानी इसका नाम हो गया 2 मेथाइल पेंटेन। 2 पर क्या है? CH3, तो 2 मेथाइल पेंटेन कहते हैं थर्ड वाले में। अब बेटा ये जो पढ़ रहे हो ना, इसको पहले कंप्लीट कर लो। CH3 को यहां लगा दो तो ये क्या बन जाएगा? ये CH3 हो गया, ये CH2 हो गया। अब हमने CH3 की पोजीशन को चेंज किया, तो CH3 को हमने यहां लगा लिया, तो ये हमारा क्या हो गया? नया कंपाउंड बना, इसका नाम भी नया हो गया। इसका नाम क्या हो गया बच्चे? 3 मेथाइल, क्या नाम हो जाएगा? 3 मेथाइल पेंटेन। क्या नाम हो गया? 3 मेथाइल पेंटेन। आप देख पा रहे होंगे कि 3 स्ट्रक्चर आपके सामने हैं। हमने कहा कि अब नियो वाला फॉर्म बनाते हैं, अभी हमने वो भी पढ़ा था। तो फोर्थ वाले पर आइए। फोर्थ वाले पर क्या करेंगे? ये CH3 हो गया, ये C हो गया, ठीक है, ये CH3, ये CH3, ये देखिए फोर्थ वाला स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। अब ये CH2 और ये CH3। ध्यान इस बात का भी रहना चाहिए कि कहीं कार्बन ज्यादा ना हो जाए। 1 2 3 4 5 6 कार्बन होने थे, 6 हैं। हमने कहा इसका नाम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 2,2 डाई मिथाइल। क्या नाम लिखेंगे? 2,2 डाई मिथाइल। कितने कार्बन है? 4, तो चेन में 4 थे तो ब्यूटेन हो गया। ठीक है, आप ऐसे ही तो चेन बनाएंगे, चेन हो जाएगी। तो 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन हो गया, यानी कि इसका नाम हमने लिख दिया 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब चौथे के बाद 5वें नंबर पे आइए। जब हम 5वें नंबर पे आते हैं तो बेटा इसमें क्या पढ़ते हैं? CH3 है। अब हम कहते हैं ये जो दूसरे नंबर पे दोनों को लगाए थे, इसको तीसरे पर लगा दें। क्या ऐसा पॉसिबल होगा क्या? जब आप इसको यहां लगाएंगे तो काउंटिंग इधर से हो जाएगी, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। हम कहते हैं कैसा करते हैं, यहाँ CH3 है, हाँ यहाँ CH3 है, इस पर भी एक CH3 लगा लिया। अब 2 CH3 वाला है ना, चेन में सब्स्टिट्यूएंट के रूप में 2 CH3 लगा दिया। ये क्या हो गया? ये CH3 हो गया। 4 और 2 6, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल, और ये क्या हो गया? ब्यूटेन, यानी कि ये भी एक बन गया। यानी एक 2,2 डाई मिथाइल था, एक 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन हो गया। इस प्रकार से आइसोमर ऑफ हेक्सेन, यानी कि हेक्सेन के जो आइसोमर की कहानी थी वो हमने समझ लिया। यानी पॉसिबल आइसोमर ऑफ हेक्सेन हम देख रहे थे, और हेक्सेन की ये टोटल 5 पॉसिबल आइसोमर आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो हेक्सेन के जब आइसोमर बनाने होंगे तो आप हेक्सेन का आइसोमर कैसे बनाएंगे? जैसा बोर्ड पर आपको दिया गया है इसी प्रकार से हेक्सेन का पॉसिबल आइसोमर बनाया जा सकता है। शायद ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। जैसे हमने हेक्सेन के पॉसिबल आइसोमर आपके सामने बोर्ड पर बनाए, सेम टू सेम आप एक काम करिए। अगर हम यही क्वेश्चन चेंज करके कह दें कि आइसोमर ऑफ हेप्टेन आपको बनाना है, तो हेप्टेन के पॉसिबल आइसोमर कैसे बनेंगे, इस पर भी आइए हम लोग बातचीत कर लेते हैं। यानी अगला क्वेश्चन आया कि हम आइसोमर के अंतर्गत इसका अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं, जहां हम ये पढ़ेंगे आइसोमर ऑफ हेप्टेन, यानी कि हेप्टेन का आइसोमर हमें पढ़ना है। अगर हम आइसोमर ऑफ हेप्टेन कहते हैं तो हेप्टेन क्या हो जाएगा बेटा? C7H16 हो जाएगा, यानी 7 2 14, 14 + 2 कितना हो गया? 16। अब आपको क्या करना है
बिना कुछ सोचे समझे बोर्ड की तरफ बिल्कुल गहराई से देखते रहिए, आपको पूर्णतः पूरी बात समझ में आ जाएगी। जैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ऐसे ही अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप भी अच्छा आइसोमेरिज्म का केस सीख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7। तो टोटल कार्बन हमारे पास कितने होने चाहिए? 7। तो 7 कार्बन का ये केस लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? ये हमारा नॉर्मल हेप्टेन हो गया। क्या नाम हो गया इसका? नॉर्मल हेप्टेन। ये नॉर्मल हेप्टेन हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसके 9 आइसोमर बनेंगे, हम लोग बनाएंगे भी। ये देखिए, ये CH3, ये CH2, ये CH2, ये हमारा CH2, ये हमारा CH2, ये CH3 हो गया। ये हमारा एक्सेस में जा रहा है, ठीक है। इसीलिए बराबर बनाए रखोगे तो अपने आप दिखाई देने लगेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम 2-मेथाइल। इसका नाम देखिएगा, नाम क्या बनेगा? 2-मेथाइल हो जाएगा। और 2-मेथाइल के बाद हम देखो, हम बात कर रहे थे पॉसिबल आइसोमर ऑफ हेप्टेन की, यानी कि हेप्टेन हमारा क्या होता है? हमने कहा C7H16 के बारे में बात हो रही थी। इसके पॉसिबल आइसोमर कुल कितने बनेंगे उसी के बारे में हम आपको बता रहे थे, ठीक है। सबसे पहले आप नॉर्मल हेप्टेन बना लेंगे। नॉर्मल हेप्टेन कैसे बनाएंगे? कुछ इस प्रकार से लिखते चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 हो गया बेटा, 7 हो गया, ठीक है। ये 7 कार्बन का हो गया नॉर्मल हेप्टेन। दूसरे नंबर पे क्या करेंगे? CH3 लिखेंगे। ये CH हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, फिर ये CH2, फिर ये CH2, फिर ये CH2, और ये क्या हो जाएगा? एक कम हो गया उधर से क्योंकि एक ब्रांचिंग हो गई, ठीक है। तीसरे नंबर पे आएंगे तो क्या बनाएंगे? CH3 CH CH। अब देखो, ये 2 नंबर पे लगा था, अब इसको क्या कर लो? 3 नंबर पे लगा लो। ये क्या हो जाएगा? ये आपका CH2 हो गया, ये आपका CH2 हो गया, ये आपका CH3 हो गया। कहते सर 3 नंबर के बाद इसको 4 पर भी लगा सकते हैं क्या? 4 पर नहीं लगेगा, क्योंकि 4 पे लगेगा तो उधर से काउंटिंग हो जाएगी, फिर 3 नंबर पे आ जाएगा, तो नहीं पॉसिबल है। तीसरे के बाद चौथे नंबर पे आइए। अगला स्ट्रक्चर क्या कहता है कि अब इसमें हम एक पॉसिबिलिटी ये रखते हैं कि 2-2 वाला बनाते हैं, जिसपे CH3 है, फिर ये CH3 है, ठीक है। हमने कहा ये CH2 हो गया, फिर ये CH2 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? CH3 हो गया। यहां से हम देख पा रहे 1 2 3 4 5 और 2 7 कार्बन का हो गया। इसको उठाकर आप यहां पर भी तो लगा सकते हैं। तो चौथे के बाद पांचवा स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे? पांचवा ये बना सकते हैं, ये CH2 हो गया, ये C हो गया, एक CH3 ऊपर लगा दीजिए, एक CH3 नीचे लगा दीजिए, और ये CH2 हो गया, और ये CH3 हो गया। क्या? हाँ, ये भी पॉसिबल है। हम कहते हैं 5 स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, 5 के बाद 6 नंबर पे आते हैं, और 6 वाले स्ट्रक्चर को हम यहाँ बोर्ड पर ऊपर दिखाएंगे, ठीक है। ये 2 हम यहाँ से क्या करते हैं? रफ करते हैं, और हम इस 6 वाले को यहाँ दिखाते हैं। देखिए, हमारे पास हमने 5 बनाए, छठे नंबर पे क्या करेंगे जरा देखिएगा। ये जो यहां पर लगा था, पहले यहां लगा था, ये 2 केसेज हो गई। अब आप इस CH3 को क्या करिए? 2 और 3 पर लगा लीजिए, 2 और 4 पर लगा लीजिए। 2 पॉसिबिलिटी है, एक 2 3 पर कर लीजिए, एक 2 और 4 पर कर लीजिए। हमने कहा कि एक स्ट्रक्चर हमारे पास और भी आ गया कि जिसमें हम इसको ऐसे लगा सकते हैं, यानी ये CH, फिर ये हमारा क्या हो गया? CH3, फिर हमारा ये CH2, फिर ये हमारा क्या हो गया? CH3, यानी कि 5 और 2 7 ये कार्बन हो गया। ये केस हो गई। दूसरा, इस CH3 को यहां ना लगा करके यहां लगा लिया जाए, तो हम कहते हैं 7th स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा। वो क्या बनेगा? CH3 CH2, फिर ये क्या हो गया? CH, फिर ये CH, फिर ये CH3। जरा देखना, इसको CH2 कर दो। हम क्या करेंगे? हम यहाँ वाले जो 2 है इसको हटा देंगे, यहाँ से हम एक CH3 यहाँ रख लेते हैं, और एक CH3 हम यहाँ ले जाते हैं। तो देखिए, नाम बदल गया, एक नया स्ट्रक्चर बन गया। हम कहते हैं अगले स्टेप में आइए, तो अगले के लिए इसको हम रफ करते हैं, और यहाँ से हम नया कंपाउंड आपको बनाकर दिखाएंगे। अगले केस में आप क्या पढ़ेंगे उसको भी देखिएगा। हम 2 से जितना पॉसिबल हो सकता था बेटा वो बना चुके हैं, यानी कि 2 हमने सब्स्टिट्यूएंट लगा करके 2 स्ट्रक्चर बना लिया। अब हम कोशिश करते हैं कि क्या कुछ और पॉसिबल है। देखिए, 8 नंबर पे आइए। हम कहते हैं कि 2 में क्या कुछ और पॉसिबल है क्या? कहें हाँ, एक केस और भी पॉसिबल है। जैसे ये CH3 है,
फिर ये CH2 है, फिर ये C है। हम कहते हैं कि यहाँ C2H5 लगा लो। क्या लगा लो? C2H5। और ये क्या हो जाएगा? ये आपका CH2 हो गया और ये आपका CH3 हो गया। यानी कि हम ऐसा भी बना सकते हैं, यानी कि 2 नंबर पे ये भी एक स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। कहें हाँ यार, ये तो हम तो सोचे ही नहीं थे। कुछ लोग यही वाला नहीं बनाए होंगे, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा रहता है कि हम CH3 का खेल खेलेंगे। ऐसा नहीं है, C2H5 का भी खेल के देखिए। 9 नंबर पे आइए। 9वां क्वेश्चन कहता है कि अभी तक तो 2 वाला आपने लगाया। पहले हमने 1 सब्स्टिट्यूएंट लिया, फिर हमने 2 सब्स्टिट्यूएंट लिया, अब हम 3 सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे। जरा देखिएगा, ये हमारा CH3 है। हमने कहा एक CH3 यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो। क्या है? फिर कहते हैं एक CH3 यहाँ लगा दो। क्या है? फिर कहते हैं ये CH3 हो गया। तो देखिए 4 3 7, ये भी हमारा क्या हो गया? हेप्टेन का ही फॉर्म है, यानी कि हेप्टेन का ही आइसोमर है, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,2 डाइमिथाइल, सॉरी 2,2,3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन, और इसका भी नाम बदल जाएगा। तो टोटल आप देख पाए होंगे कि हेप्टेन के हम टोटल कितने आइसोमर बना लिए? 9 आइसोमर हम बना चुके हैं। तो यह हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर का केस था, सॉरी ये हमारा आइसोमर के एग्जाम्पल के अंतर्गत हमने पढ़ाया। यानी कि आइसोमर के एग्जाम्पल के अंतर्गत हमने आपको बेटा पढ़ा दिया प्रोपेन, जिसका पॉसिबल नहीं है, ब्यूटेन जिसके 2 आइसोमर पॉसिबल थे, पेंटेन के 3 हुए, फिर उसके बाद हेक्सेन के हमारे कितने हो गए? 5 आइसोमर, और हेप्टेन के टोटल 9 आइसोमर जो पॉसिबल हुए वो हमने यहाँ पर बना करके आपको बोर्ड पर दिखा दिया। तो टोटल आइसोमर की ये सिचुएशन, ये कंडीशन हम आपको समझा चुके हैं। हम चलते हैं अगला टॉपिक पढ़ने के लिए, जहां पर हमारा टॉपिक का नाम होगा क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर। बड़ा ही जानदार, बड़ा ही शानदार टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर। आइए हम उम्मीद करते हैं कि इसको हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छा समझेंगे। यानी हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर। देखते हैं क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर के अंतर्गत। देखिए, हम आइसोमर को क्लासिफाई करके देखते हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही छोटा है। देखिए कितना छोटा है, वो तो क्लासिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा। यानी ये आइसोमर एक टॉपिक है, ठीक है। इसको क्लासिफाई किया गया, सबसे पहले बेटा इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। इसके हम क्लासिफिकेशन पे बात करें तो इसके 2 पार्ट आए। एक पार्ट को हम क्या कहते हैं? एक पार्ट को हम स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर। और इसका जो दूसरा पार्ट होता है उसका नाम हम देते हैं स्टीरियो आइसोमर। क्या नाम देते हैं? स्टीरियो आइसोमर। यानी एक पार्ट हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर है, दूसरा स्टीरियो आइसोमर है। यानी ये 2 पार्ट इसके अंतर्गत आ गए, एक स्ट्रक्चरल का हो गया और दूसरा क्या हो गया? स्टीरियो आइसोमर का। ये दोनों पार्ट आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। अब हम कहते हैं स्ट्रक्चरल और स्टीरियो जो 2 पार्ट हुए, इसको फिर हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। हमने ये कहा कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमर का पार्ट है, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? इसके अंतर्गत टोटल हमारे पास 6 आइसोमर आते हैं। कितने आइसोमर? 6। यानी कि 1 2 3 4 5 और ये 6। टोटल कितने आइसोमर है इसमें? 6। पहले आइसोमर में बेटा हम क्या पढ़ते हैं? हम पहले आइसोमर पढ़ते हैं चेन आइसोमर। पहला क्या है? चेन आइसोमर। प्यार से लोग इसे CI कहते हैं। सेकंड नंबर पे हम पढ़ते हैं पोजीशन आइसोमर। क्या पढ़ते हैं? पोजीशन आइसोमर। पहला पार्ट हो गया चेन आइसोमर, सेकंड पार्ट हो गया पोजीशन आइसोमर। थर्ड पार्ट में हम पढ़ते हैं फंक्शनल आइसोमर। क्या पढ़ेंगे? फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। थर्ड पार्ट में फंक्शनल आइसोमर। फोर्थ पार्ट में हम पढ़ते हैं मेटामर। क्या पढ़ते हैं? मेटामर। फिफ्थ पार्ट में हम पढ़ते हैं टाटोमर। क्या पढ़ेंगे? टाटोमर। और 6 पार्ट में हम पढ़ते हैं रिंग चेन आइसोमर, ठीक है। ये टोटल हमारे पास 6 पार्ट हैं इसके। यानी कि 6th पार्ट में हमने ये डिस्कस किया व्हाट इज रिंग चेन आइसोमर। ये 2 पार्ट, ये तो हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमर के वो 6 पार्ट जो बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपको समझाते हैं ये जो स्टीरियो आइसोमर है इसके 2 पार्ट आए। एक को हम क्या कहते हैं? कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। क्या कहेंगे? कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। हम कहते हैं पहला पार्ट है कॉन्फिगरेशनल आइसोमर और सेकंड पार्ट इसमें आएगा कन्फर्मेशनल आइसोमर, ठीक है। सेकंड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? कन्फर्मेशनल आइसोमर पढ़ते हैं। तो एक कॉन्फिगरेशनल हो गया और दूसरा क्या हो गया? कन्फर्मेशनल आइसोमर हो गया। अब अगर हम कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल 2 तरह का आइसोमर देख लिए तो हम इसके अंतर्गत भी पढ़ेंगे। इसको जरा डिब्बा में बंद कर लेते हैं, ठीक है। इसको
बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। कॉन्फिगरेशनल जो आइसोमर है इसके भी दो पार्ट होते हैं। एक को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, क्या नाम देंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और दूसरे को बेटा कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर, ये दो पार्ट इसके हो गए। और जो कन्फर्मेशनल आइसोमर है इसके भी दो पार्ट आए। ठीक है, एक को हम क्या कहते हैं, न्यूमान प्रोजेक्शन, न्यूमान प्रोजेक्शन, और एक को हम कहते हैं स्टैगर्ड, न्यूमान और सॉहॉर्स। एक हो गया न्यूमान और दूसरा हो गया सॉहॉर्स प्रोजेक्शन। यानी ये दो पार्ट हो गए, एक हमारा न्यूमान प्रोजेक्शन हो गया और दूसरा हमारा क्या हो गया, सॉहॉर्स प्रोजेक्शन हो गया। ये इसके पार्ट्स दिखाए जा रहे हैं, यानी कि आइसोमर को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया, एक न्यूमान प्रोजेक्शन दिखाया गया, एक सॉहॉर्स प्रोजेक्शन दिखाया गया। जैसा बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक न्यूमान है और दूसरा क्या है, सॉहॉर्स प्रोजेक्शन है। अब हम कहते हैं जो न्यूमान और सॉहॉर्स प्रोजेक्शन की बातचीत की जा रही है, इसमें जो जीआई यानी जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का पार्ट है, जरा इसमें देखिएगा, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ेंगे, सिस ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं। ठीक है, जो ऑप्टिकल आइसोमर है इसमें क्या पढ़ते हैं, इसमें बेटा पढ़ते हैं कायरलिटी के बारे में पढ़ते हैं, कायरल कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, सुपर इम्पोजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको अलग अलग लिखना पड़ेगा। ठीक है, सुपर इम्पोजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, और इसमें हम एनेंसियोमर भी डिस्कस करेंगे, मिरर इमेज के बारे में बातचीत करते हैं। और जो न्यूमान और सॉहॉर्स प्रोजेक्शन है इसके अंतर्गत दो तरह के फॉर्म पढ़ाए जाते हैं, एक को हम इक्लिप्स फॉर्म कहते हैं और दूसरे को स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं। यहाँ जगह नहीं है, हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, एक को हम क्या कहते हैं, इक्लिप्स फॉर्म कहते हैं और स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं। अगर हम लिख देता हूं, देखता हूं, प्रयास करता हूं, एक में लिख देता हूं, दूसरे में आप समझ लेना। एक है इक्लिप्स फॉर्म और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरे को हम स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं। क्या ये दोनों में है क्या, हाँ, इक्लिप्स और स्टैगर्ड जो दिखाई दे रहा है ये न्यूमान में भी है और सॉहॉर्स प्रोजेक्शन में भी पाया जाता है। आपके सामने बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, ये है क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर, यानी कि आइसोमर को टोटली जो क्लासिफाई किया गया वो कुछ इस प्रकार से क्लासिफाई किया गया। ठीक है, आइसोमर में पहला आया स्ट्रक्चरल, दूसरा स्टीरियो, स्टीरियो को इस तरह से क्लासिफिकेशन है, स्ट्रक्चरल का इस तरह से क्लासिफिकेशन है। जितना बोर्ड पर लिखा है ये पूरा का पूरा आपको अपने सिलेबस में पढ़ना होगा। ठीक है, इसमें जो ऑप्टिकल आइसोमर है ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये क्लास 12th के पहले चैप्टर में है, यानी कि जीओसी जो ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर वहां मिलेगा। ये जो कन्फर्मेशनल आइसोमर है ये हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में है। ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है यह भी हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में है। और जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है, यानी जो स्ट्रक्चरल आइसोमर में मेटामर तक बेटा ये आपके जीओसी चैप्टर में है, यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंदर जो मेटामर तक की बात बताई गई है ये मेटामर तक आपके सिलेबस में है, बाकी आपके सिलेबस में नहीं है। तो घबराने का कोई विषय नहीं है। यानी कि हमें आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, यानी ये जो क्लास हम आपको पढ़ा रहे हैं इसमें आप क्या पढ़ेंगे, हम आपको क्या पढ़ाएंगे, हम आपको इस लेक्चर में स्ट्रक्चरल आइसोमर पूरा कंप्लीट करा देंगे। स्टीरियो आइसोमर के लिए देखना ना भूलें पार्ट 2, किसका, आइसोमेरिज्म इन वन शॉट में जो पार्ट 2 आएगा 1-2 दिन बाद, उसको भी देखना ना भूलें। उसमें आपको इस पूरे पोर्शन की जानकारी दी जाएगी। अभी आज की क्लास में हम लोग केवल डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर के ये 6 पार्ट, चेन पोजीशन, फंक्शनल मेटामर, टाटोमर और क्या, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो चलिए अब हम स्ट्रक्चरल आइसोमर की तरफ बढ़ते हैं और स्ट्रक्चरल आइसोमर के ये 6 पार्ट जो हमारे सिलेबस में दिखाई दे रहे हैं इनको पढ़ करके देखते हैं क्या है ये 6 पार्ट, क्या है इनका रिलेशन, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, फिर बताते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन आया कि जो हमें पढ़ना है, यानी कि हमने कहा स्ट्रक्चरल आइसोमर के जो 6 पार्ट हमारे सामने आए हैं उसी पर हम बात कर लेते हैं। यानी कि हमारा टॉपिक आया जिस पर हमें बात करनी है, हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरल आइसोमर। यानी अगर हम कहते हैं आपसे कि आप स्ट्रक्चरल आइसोमर से समझते क्या हो,
यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरल आइसोमर, यानी कि हम आइसोमर तो जानते हैं सर, आइसोमर क्या होता है कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर, यानी कि प्लेन के रिस्पेक्ट में जिसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा उसे हम स्ट्रक्चरल आइसोमर के नाम से जानते हैं। यानी कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन, यानी 2D की बात की जा रही है। अगर हम 2D यानी 2 डायमेंशनल की बात करते हैं, यानी किसी एक प्लेन पर हम अगर ये कहते हैं कि जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन प्लेन के रिस्पेक्ट में स्ट्रक्चर्स बदल जाते हैं तो वह स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाता है। कहें अच्छी बात है सर। तो फिर स्टीरियो क्या होगा सर? अगर स्टीरियो आइसोमर एग्जाम में आ जाए तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, यानी उसमें स्पेशियल अरेंजमेंट की बात की जाती है। हम कहते हैं स्पेस के रिस्पेक्ट में अगर चेंजेस आएंगे तो वह हमारा स्टीरियो आइसोमर कहलाएगा, और अगर प्लेन के रिस्पेक्ट में चेंजेस आएंगे तो वो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाएगा। ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमर हमारे सामने दिया गया है इसमें प्लेन के रिस्पेक्ट में स्ट्रक्चर बदलता दिखाई देगा, और इस स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं ये बात हम आपको समझा रहे हैं। यानी कि हम आपको ये बता रहे हैं कि सबसे पहले जो इसके अंतर्गत चेन आइसोमर हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम साफ साफ बातों में बताएंगे कि क्या बदल देंगे तो चेन आइसोमर बन जाएगा। आइए इस स्ट्रक्चरल आइसोमर के सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर बातचीत कर लेते हैं। इस स्ट्रक्चरल आइसोमर का सबसे पहला कॉन्सेप्ट चेन आइसोमर है, और हमें आज बात करनी है इस चेन आइसोमर के बारे में। पॉइंट्स पर विशेष फोकस रखिएगा। MF यहाँ पर लिखा गया, इसका मतलब कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, लेकिन डिफरेंट क्या है? हम कहते हैं स्ट्रक्चर डिफर करेगा। क्या होगा? जितने भी इसके स्ट्रक्चर होंगे वो डिफरेंट होंगे। स्ट्रक्चर डिफरेंट विथ रिस्पेक्ट टू चेन, यानी चेन के रिस्पेक्ट में स्ट्रक्चर डिफर करेंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर बदलेगा उसमें चेन नई नई बनेगी, यानी चेन ही बदल जाएंगी। चेन सेम नहीं लेना है, यानी कि एक ही चेन नहीं लेकर के काम करना है आपको। इसका मतलब इसमें चेन बदलती दिखाई देगी, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन लॉन्ग चेन विल बी डिफरेंट, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एक लॉन्ग चेन में होंगे वो अलग अलग होने चाहिए, तभी वो CI कहलाएगा, तभी वो चेन आइसोमर के नाम से जाना जाएगा। तो शायद ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। और अब रही बात इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल तो हम इतना सॉल्व कर लिए हैं, इसका एग्जाम्पल हम कहते हैं जरा ब्यूटेन से पूछो तो सही, क्या ब्यूटेन अपनी CI के बारे में जानते हैं? हमने कहा कि ड्रॉ द CI ऑफ ब्यूटेन। क्या? ड्रॉ द CI ऑफ ब्यूटेन, यानी चेन आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का चेन आइसोमर आपको बनाना हुआ तो क्या इसमें खतरा है? क्या कोई खतरा नहीं है भाई। ये देखो ब्यूटेन हो जाता है। अभी तो आपने बनाया था ना, चेन आइसोमर में चेन बदल जाता है, नया ऐसा कंपाउंड मार्केट में आता है। ये देखिए, ये आपका ऊपर वाला क्या हो गया? ऊपर वाला आपका नॉर्मल ब्यूटेन हो गया, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? ये 2 मेथाइल प्रोपेन हो गया। ये 2 मेथाइल प्रोपेन हो गया। बेटा आपको समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया? ये दोनों आपस में CI है। क्यों? क्योंकि चेन आइसोमर में हम बदलाव पाए हैं। अच्छा, इसका मतलब कि क्या सर हम जो ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन का अभी इसके पहले आइसोमर बनाया वो सब चेन आइसोमर थे क्या? हाँ, वो सभी चेन आइसोमर के ही एग्जाम्पल थे। इसका मतलब आपसे पूछा जाए कि ब्यूटेन के CI कितने होंगे तो 2, पेंटेन के CI कितने होंगे 3, अगर पूछा जाए कि हेक्सेन के CI कितने होंगे तो 5, हेप्टेन के CI कितने होंगे तो टोटल 9 CI होंगे हेप्टेन के। तो ओवरऑल हमने ये बताया कि आपके सामने जो चेन आइसोमर पढ़ाया जा रहा है इसका एग्जाम्पल पहले ही कराया जा चुका है, तो संशय की कोई बात नहीं है। चेन आइसोमर इसी के साथ समाप्त हो गया। ठीक है, अब चेन आइसोमर के बाद हम थोड़ा और आगे चलेंगे और देखेंगे कि चेन आइसोमर के बाद अगला कॉन्सेप्ट क्या है। यानी हमारे सामने आता है ये सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हम कहते हैं पोजीशन आइसोमर। यानी हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज
पोजीशन आइसोमर, यानी हमें समझना है पोजीशन आइसोमर होता क्या है। अगर हम पीआई की बात करते हैं, इसको प्यार से लोग पीआई कहते हैं, इसके पहले सीआई था, अभी पीआई हो गया। यानी हमने कहा कि अगर हमें पोजीशन आइसोमर के बारे में पूछ लिया जाए या बताना पड़ जाए तो हम क्या सोच में पड़ जाएंगे क्या? नहीं। क्या हम बता नहीं पाएंगे क्या? नहीं, हमें बताना होगा क्या? हाँ, पोजीशन आइसोमर में क्या होगा जरा सुनिएगा। आप वही पहला कॉन्सेप्ट लगाएंगे और पहले कॉन्सेप्ट में बताएंगे कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। यानी कि हम ये कहेंगे पहली बात पोजीशन आइसोमर के अंतर्गत किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ठीक है सेम होता है, इसके अलावा अगली बात सर बताइए ना। अगर हम अगली बात की बात करते हैं तो जरा सुनिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन क्या डिफर करेगा? हम कहते हैं डिफरेंट होगा पोजीशन, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, लेकिन स्ट्रक्चर किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंट होगा? तो हम कहते हैं पोजीशन ऑफ डबल ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप विल बी चेंज्ड। यानी कि इसमें ध्यान ये रखना है कि फंक्शनल ग्रुप या फिर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, इन सभी की पोजीशन बदलती दिखाई देगी। लेकिन सबसे जानदार और जरूरी बात यह है कि चेन विल आल्सो बी सेम, यानी चेन हमेशा सेम रहेगी, चेन में बदलाव नहीं करना है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। चेन सेम रहेगी, केवल सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल सकते हैं आप। क्या सर हम एल्किल ग्रुप की भी पोजीशन बदल सकते हैं? बदल सकते हैं, लेकिन चेन सेम होनी चाहिए, ठीक है? तभी वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे होगा। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको दे दें, अगर हम एक क्वेश्चन देते हैं कि किसी का पीआई बनाइए, किसी का सीआई बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे? सपोज करिए हमने आपसे कहा कि अगर हम CH3CH2OH आपको दे देते हैं, आपको मालूम है ये क्या है, इसका नाम अगर हम आपको बताएं तो इसका नाम बेटा होगा प्रोपेनॉल। क्या नाम होगा इसका? इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। हमने कहा कि इसमें आप क्या बदलाव कर पाएंगे क्या? क्या इसमें पीआई बना पाएंगे क्या? हम कहेंगे OH पहले पर लगाए हैं, इधर लगाएंगे तब भी पहले पर ही रहेगा, यानी OH या तो पहले पर इधर से लगाएंगे तब भी वही है, इधर से लगाएंगे तब भी वहीं पर है। इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं, एक गलत हो गया, एथेनॉल है, प्रोपेनॉल नहीं, ये क्या है? एथेनॉल है। इस केस में आप देख पा रहे हैं कि इसका कोई भी पीआई नहीं होगा, क्योंकि OH पहले पर ही लगेगा, OH की पोजीशन में बदलाव आप नहीं कर सकते हैं, यानी कि यहां पर पीआई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हम कहते हैं कि अगर हम एथेनॉल की पीआई बनाना चाहें तो एथेनॉल की पीआई पॉसिबल नहीं है। तो हम कहेंगे फिर पीआई किसकी पॉसिबल होगी? तो बताया जाता है कि पीआई के पॉसिबल होने की बात अगर हम करते हैं तो पीआई हमारी एथेनॉल की नहीं, यद्यपि प्रोपेनॉल की पॉसिबल होगी। हम कहते हैं कि ये हमारा ये बना और दूसरा हम ये लिख सकते हैं, क्या कहें? हाँ ये लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन आया, क्या ये दोनों आपस में पीआई हैं? कहें हाँ, क्योंकि इसमें एक नंबर पर OH है और इसमें 2 नंबर पर OH है। ये प्रोपेन 1 ऑल है, ये प्रोपेन 2 ऑल है। तो प्रोपेन 1 ऑल एंड प्रोपेन 2 आर इन ऑलवेज पीआई, बिकॉज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप या अल्कोहलिक ग्रुप is at first position in first question and second position in second question। अब देखिए, ये तो पहला केस हो गया, आपको समझ में आना चाहिए कि पीआई का क्या चक्कर है। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेकर के हम आपसे पूछते हैं, जरा आप बताइए, अगर हम ये कह दें, हम कहते हैं कि सेकंड मेंबर ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स आर पोजीशन आइसोमर। यानी क्वेश्चन है, जरा देखिएगा, क्वेश्चन आपके लिए है कि सेकंड मेंबर ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स आर इन पीआई, यानी कि क्या सेकंड मेंबर ऑफ सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन आपस में पोजीशन आइसोमर हैं क्या? क्या सेकंड मेंबर सिमेट्रिकल एल्कीन की और अनसिमेट्रिकल एल्कीन की आपस में पोजीशन आइसोमर के फिनोमेना को शो करेंगे क्या? क्या ये दोनों आपस में पीआई कहलाएंगे क्या? जरा गौर करिएगा, यही हमें समझना है।
यानी कि सिमेट्रिकल एल्कीन, यानी सेकंड मेंबर ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन में नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। 4 कार्बन की बनेगी, है ना, या 2 कार्बन की बनेगी? 2 कार्बन में तो पहले मेंबर बनती है, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनाते हैं तो फर्स्ट मेंबर ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन होती है। सेकंड मेंबर के लिए आपको कितने कार्बन चाहिए? 4, क्योंकि ब्यूट 2ईन हमारी क्या है? यह सेकंड मेंबर ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन कहलाएगी। अब ये बात तो याद ही होना चाहिए। ये देखिए आईपीएससी कैसे चीर रहा है, ये देखिए दूसरा कहा गया। अब यही बच्चा कुछ गलत कर देते हो, कभी कभी आप नहीं समझ पाते हो। ये भी तो बनती है, यह हमारी सेकंड मेंबर ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और यह सेकंड मेंबर ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन है। बड़ा ही जानदार क्वेश्चन है, मुझे पेपर बनाना हो तो मैं ये क्वेश्चन जरूर दूं एग्जाम में, क्योंकि यह ब्यूट 1ईन है और यह ब्यूट 2ईन है। देखिए कितना घुमा के सवाल किया गया। ब्यूट 1ईन एंड ब्यूट 2ईन आर इन पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या ये दोनों पीआई हैं? हाँ, ये दोनों पीआई हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करके ही ये अपना नाम बताई हैं। इसीलिए सेकंड मेंबर ऑफ सिमेट्रिकल और सेकंड मेंबर ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन आपस में पीआई हैं। हमें लगता है कि हम ये बात आपको समझा चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि बात आपको जोरदार समझ में आई होगा। अगर ये बात आपको कंफर्म हो गई हो तो हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास तीसरे नंबर पे आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इस तीसरे नंबर के आइसोमर के अंतर्गत हम पढ़ते हैं फंक्शनल आइसोमर, यानी कि थर्ड केस हमारे पास आ चुकी है, जिसे हम कहते हैं फंक्शनल आइसोमर। क्या होता है फंक्शनल आइसोमर? हम इसके बारे में भी आपसे विचार करेंगे, ठीक है। यानी हम आपसे कहते हैं कि फंक्शनल आइसोमर किसे कहते हैं। जरा गौर करिएगा, क्वेश्चन क्या आया? क्वेश्चन आया कि फंक्शनल आइसोमर क्या है, ठीक है। जरा देखिए, पहला पॉइंट, हमने पहले पॉइंट में क्या पढ़ लिया कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है, एक जैसे होता है। यानी कि अगर हम फंक्शनल आइसोमर की बात करते हैं तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट क्या डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, यानी स्ट्रक्चर को कुछ इस प्रकार बदल देना है कि फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाए। फंक्शनल ग्रुप दो स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट हो लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तो उसे हम आपस में क्या कहेंगे? उसे हम आपस में FI कहेंगे, यानी कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, इसका ध्यान रखना है। यानी दो ऐसे स्ट्रक्चर, दो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप वेरी करता हुआ दिखाई दे, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम FI कहेंगे, उसे हम प्यार से फंक्शनल आइसोमर के नाम से पुकारते हैं। ये लो पहला वाला क्वेश्चन हम कहते हैं, इसके अंतर्गत एग्जाम्पल पढ़ना पड़ेगा। पहला एग्जाम्पल आया कि अल्कोहल, अल्कोहल और कहते हैं ईथर। अल्कोहल और ईथर ये आपस में FI है, यानी कि अल्कोहल और ईथर के बारे में ये बात आई मार्केट में कि ये फंक्शनल आइसोमर कहे जाते हैं। हमने कहा हाय रे अल्कोहल, तेरा ईथर कहाँ है? ईथर ने कहा हाय रे मेरा ईथर अल्कोहल कहाँ है? जरा देखो ये अल्कोहल है, ये ईथर है। बेटा कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करने का है, CH3CH2OH बनाना है, इस प्रकार से लिख जाना है, उतने ही कार्बन का ईथर यहाँ लगाना है। हम बताएंगे आपको क्या ये सही है या गलत है। जरा देखिए, दोनों का जनरल फॉर्मूला अगर सेम है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, है ना। जनरल फॉर्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा। जरा देखिए क्या पढ़ेंगे, हम कहते हैं C2H6O हो गया और ये C2H6O हो गया। कहें यार ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, कहें हाँ, कहें जनरल भी सेम हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 6 हो जाएगा, यानी कि ये CnH2n+2O हो जाएगा। यानी कि हम ये देख पा रहे हैं कि जो इसका जनरल फॉर्मूला है वही इसका जनरल फॉर्मूला है, यानी कि सेम नंबर ऑफ कार्बन का अगर ईथर हो और उसी नंबर ऑफ कार्बन का अगर एल्कोहल हो तो ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर कहलाएंगे। यानी कि आप ये देख पा रहे हैं, इसका नाम तो हम पढ़ते हैं बड़े प्यार से डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, लेकिन किसी ने कहा कि नहीं हम आईपीएससी में भरोसा रखते हैं। हमने कहा कि आईपीएससी में भरोसा रखते हो तो तुम्हारा भरोसा हम नहीं तोड़ेंगे। यहाँ से एल्कोक्सी एल्केन की जगह पर मेथॉक्सी मीथेन बनाकर जोड़ देंगे, यहाँ पर मेथॉक्सी मीथेन हो गया।
इसका नाम एथेनॉल हो गया। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ईथर हो गया, यानी कि एक एल्कोहल है दूसरा ईथर हो गया, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया। इसका मतलब दोनों का नाम क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नाम अलग अलग हो गया, तो इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप भी इसमें बदल रहा है, जिसकी वजह से नाम भी बदल गया। इसका मतलब एल्कोहल और ईथर आपस में एफआई कहलाएंगे। इसका मतलब एल्कोहल और ईथर आपस में फंक्शनल आइसोमर के नाम से जाने जाएंगे। फंक्शनल आइसोमर के नाम से जाने जाएंगे क्योंकि ये आपस में एफआई है। क्यों है एफआई? क्योंकि आपको समझ में आ गया ये एल्कोहल है और इधर CH3OCH3 ये हमारा ईथर दिखाई दे रहा है। एल्कोहल और ईथर आपस में फंक्शनल आइसोमर के नाम से जाने जाएंगे, जैसा बोर्ड पर आपके सामने दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूं कि बात आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। आइए एक के बाद बी वाले पार्ट पर चलते हैं। बी वाले पार्ट से पहले हम एक छोटा सा सवाल आपसे पूछेंगे। जरा आप बताइए कि क्या अगर हम कह दें डाई एथाइल ईथर का फंक्शनल आइसोमर क्या होगा? बता के देखिए, डाई एथाइल ईथर का फंक्शनल आइसोमर क्या होगा? क्वेश्चन आया कि डाई एथाइल ईथर का फंक्शनल आइसोमर क्या होगा, यानी नेम द फंक्शनल आइसोमर ऑफ डाई एथाइल ईथर। बताओ बेटा, डाई एथाइल ईथर का एफआई क्या होगा? क्या होगा? क्या हो जाएगा? डाई एथाइल ईथर, यानी कार्बन 4 हो गए, तो नाम इसका हो जाएगा ब्यूटेनॉल। ये देखिए C2H5OC2H5, C2H5OC2H5, OC2H5 कितना C2H5 होगा? 4 है ना कार्बन, तो 4 है, तो 4 कार्बन में जब आप एल्कोहल बनाओगे तो क्या पाओगे? CH3 CH2 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 और ये हो गया OH, यानी कि हमने ब्यूटेनॉल बनाया। डाई एथाइल ईथर का फंक्शनल आइसोमर ब्यूटेनॉल हो गया और ब्यूटेनॉल का फंक्शनल आइसोमर डाई एथाइल ईथर हो गया। कैसर आईपीएससी में बोलिए ना, ब्यूटेनॉल का फंक्शनल आइसोमर एथॉक्सी इथेन होता है ना? चाहे आप आईपीएससी में कहिए चाहे अंग्रेजी में कहिए, है तो वही जो खुदा को मंजूर है। आइए, एल्कोहल और ईथर की इस कहानी को सॉल्व करने के बाद आज हम लोग उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां से हम ये सीखने वाले हैं। तो क्या सीखने वाले हैं, जरा गौर करिएगा। एल्कोहल और ईथर की इस कहानी को समझ लेने के बाद आइए चलते हैं। हम कहाँ चलेंगे देखना ना भूलें। बड़ा धीरे धीरे मिटता है यार ये। आओ रहा है भैया कि बस केवल उतारे रहे हो सब? जो उलरे वीडियो देख रहे हो उठ जाए, नहीं तो इसके बाद सेकंड जो आ रहा है बी नंबर में, ये बिना निपटाए किसी को गया नहीं आज तक। एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर इन एफआई फंक्शनल आइसोमर के अंतर्गत ये भी आते हैं। कहते हैं कि दोनों को अलग अलग लिख लो। कहें सर जी समझ में तो आ रहा है, लेकिन जब आप बताते हैं तभी आता है, उसके पहले तो सब एकदम झिलमिला जाता है, मार दे रहा है, प्रेशर ऊपर से निकल जा रहा है। देखो ये एल्डिहाइड है, दूसरा कीटोन, ठीक है। कीटोन के लिए मिनिमम कार्बन कितने चाहिए? अब आईपीएससी जितना अच्छा पढ़े होगे उतना अच्छा समझ में आएगा। कीटोन के लिए मिनिमम कार्बन हमने कितना बताया था? 3। कम से कम 3 कार्बन तो होने ही चाहिए। अगर कम से कम 3 कार्बन है तो इसका मतलब 3 कार्बन वाला कीटोन बना लो, 3 कार्बन वाला कीटोन बना लो। ये देखो ये हो गया, है ना। 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड बना लो, ये देखो ये बन गया। अब 3 कार्बन का एल्डिहाइड है बेटा, 3 कार्बन का कीटोन है। क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? जरा देखते हैं। C3H6O हो गया, C3H6O हो गया। इसका जनरल फॉर्मूला जरा देखते हैं, CnH2nO हो गया। इसका भी देखते हैं, CnH2nO हो गया। यानी इसका भी जनरल फार्मूला और इसका भी जनरल फार्मूला, दोनों का जनरल फार्मूला सेम है। यानी ये भी CnH2nO है, ये भी CnH2nO है, यानी कि दोनों का जनरल फार्मूला सेम हो गया। C3H6O ये है, C3H6O ये है, यानी दोनों का हम देख पा रहे हैं इस केस में मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, जनरल फार्मूला भी सेम है। इसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, इसका फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। इसका मतलब कि यहां से हम ये कह सकते हैं कि प्रोपेनल और प्रोपेनोन ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर कहे जाएंगे। यानी प्रोपेनल और प्रोपेनोन
आर इन Fi यानी फंक्शनल आइसोमर है भाई। तो चलो इसी बात पे एक बात हम आपसे पूछ लेते हैं, जरा बताइए कि अगर हम आपसे कह दें कि बोलो बच्चा कि ब्यूटेनल, क्या ब्यूटेनल, ब्यूटेनल का Fi क्या होगा, तो अल से समझना एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का Fi हमेशा कीटोन होता है, तो ब्यूटेनल है तो ब्यूटेनल का Fi क्या होगा, कीटोन बनाओ। तो ब्यूटेनल के Fi में जो कीटोन आएगा वह क्या होगा, जरा गौर करिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे बताएंगे। बोलिए। CH3 CH2 CH2 CH, यहां से क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। लो बच्चों ये हो गया ना। क्या इसका सर हम 3 नंबर पे लगाएंगे, 3 पे लगाओ कैसे, आईपीएससी कैसी तैसी हो जाएगी, यहां से यू मत लगा देना है ना। कहो एक बार ऐसे बनाएंगे एक बार वैसे बनाएंगे, वैसे बनाओगे तब भी वैसे ही रहेगा, नाम वही रहेगा ना। ये ब्यूटेन 2 ओन है, अगर सीओ यहां लगाओगे तो काउंटिंग उधर से हो जाएगी, तब भी ब्यूटेन 2 ओन होगा। इसका मतलब ब्यूटेन 2 ओन एंड ब्यूटेनल, ये दोनों आपस में क्या हो गए, फंक्शनल आइसोमर हो गए, यानी ये दोनों आपस में Fi हैं। ठीक है भाई। चलो अब हम थोड़ी बात इसके तीसरे वाले पर कर लेते हैं। ठीक है, तीसरे वाले में क्या है उसको भी देख लेते हैं। एल्डिहाइड कीटोन का ये केस समाप्त हो गया, और इसके बाद बी के बाद सी वाला क्या कहता है जरा देखते हैं। देखो बी के बाद इसमें जो सी का कॉन्सेप्ट है उसको भी जरा समझते हैं। सी वाले में क्या आएगा, सी वाला कहता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड, अभी आपने पढ़ा ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, ये दोनों आपस में क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो चाहे आपका ईस्टर हो। देखो बेटा फंक्शनल आइसोमर के अंतर्गत कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर के बारे में भी हम बात करते हैं, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर ये दोनों भी आपस में फंक्शनल आइसोमर। कैसे, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड एक दिया गया है और ये हमारा ईस्टर हो गया। जरा आप ये गौर करिए CH3 CH2 CH2 COOH है, इसका फॉर्मूला ये हो गया, इसका फॉर्मूला ये हो गया, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम हो गया। और लेकिन ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक है यानी ब्यूटेनोइक एसिड है, ये मेथाइल प्रोपेनोएट है। इसका मतलब कि देखने में हम देख पा रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर और साथ साथ फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट है, इसलिए इसे हम फंक्शनल आइसोमर के अंतर्गत पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा इसके और आगे चलेंगे, और अगली बात हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हमारा 4th नंबर का आइसोमर है जिसे हम क्या कहते हैं, मेटामर कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, अगर हम मेटामर की बात करते हैं तो मेटामर क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं। सबसे पहली बात यह है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ये बात हम सब में लिखते हैं, इसमें भी लिख रहे हैं। इसमें क्या होता है, एल्किल ग्रुप डिफर करता है किसके रिस्पेक्ट में, फंक्शनल जो फंक्शनल ग्रुप हमारा होगा उसके दोनों तरफ एल्किल ग्रुप का हेर फेर हम करेंगे, यानी डिफरेंट नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप, डिफरेंट नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप प्रेजेंट इन नहीं लिखो, अलोंग फंक्शनल ग्रुप लिखो। ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप प्रेजेंट अलोंग फंक्शनल ग्रुप के अलोंग देखा जाए तो अलग अलग नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, इससे कम समझ में आएगा। क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन हम ले लेते हैं, अगर हम आपसे कहते हैं कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये CH2 हो गया, ये CH3 हो गया। ठीक है, अगर हम कहते हैं इसका हमें मेटामर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसके दोनों तरफ हमें क्या करना है, एल्किल बदलना है। तो हम कहते हैं इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तब देखिए इस फंक्शनल ग्रुप के इस तरफ में मेथाइल है, प्रोपाइल है, इधर एथाइल है, एथाइल है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे बेटा, ये दोनों आपस में मेटामर कहलाएंगे, क्योंकि हमने एल्किल ग्रुप बदल दिए।
लेकिन अगर कोई कहता है क्या यह मेटामर ही है क्या, नहीं, ये मेटामर के साथ साथ पोजीशन आइसोमर भी कहे जाएंगे, क्योंकि हमने कार्बोनिल ग्रुप की पोजीशन को भी बदल दिया है। तो चाहे आप इसे मेटामर कहिए, चाहे आप इसे पीआई कहिए, यानी पोजीशन आइसोमर भी कह सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल हम और आपको बताएं दूसरे नंबर का। अगर हम कहते हैं सपोज करिए CH3 CH2 और ये दे दिया OCH2 और ये CH3 हो जाए, हम कहते हैं इसका पीआई क्या होगा। तो इसका पीआई अगर आपको बनाना होगा तो आप ऐसे भी तो बना सकते हैं, यानी कि ये ऐसे आ जाएगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में मेटामर होंगे, ठीक है। और ये पीआई भी हो सकते हैं क्योंकि हमने इसकी पोजीशन को बदल दिया। एक बात आपको ध्यान ये रखना है कि मेटामर और पीआई में बहुत सिमिलरिटीज है, यानी कहीं कहीं पर मेटामर आपको पीआई होता दिखाई देगा, तो वहां पर आपको कंफ्यूज होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप वहां घबराएंगे नहीं, उस क्वेश्चन को आसानी से सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए हम इसके और आगे चलते हैं बेटा। अगली बात हम क्या करेंगे, मेटामर के बाद हमारे पास यहीं तक तो हमारा पूरा आइसोमर का केस है जो हमारे सिलेबस में है। फोर्थ के बाद ये फिफ्थ नंबर पे हम आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, टाटोमेरिज्म आता है, यानी कि टाटोमेरिज्म या फिर हम टाटोमर कहेंगे। टाटोमर के अंतर्गत हमारे पास जो आएगा वह है कीटो इनॉल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या आता है, कीटो इनॉल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि टाटोमर के अंतर्गत हम पढ़ते हैं तो कीटो और इनऑल, ठीक है। इसको हमें समझना होगा, जरा ध्यान से देखिएगा कीटो इनॉल क्या होता है। देखो, कीटो इनॉल से पहले हमें ये जानना होगा, जैसे ये कीटो ग्रुप है, हम कहते हैं ये कार्बन हो गया, इसके चारों तरफ हमने क्या किया, हाइड्रोजन लगा दिया। मान लो हम इस तरह से देखते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, गामा हाइड्रोजन। यानी कि जैसे ये कीटो ग्रुप हमारा ये फंक्शनल ग्रुप हो गया ना, इस फंक्शनल ग्रुप से जो जुड़ा हुआ कार्बन होता है बेटा उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। तो ये हमारा कार्बन अल्फा हो गया। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। यानी फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा है वो अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा है वो अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। मतलब सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो आपको कंपाउंड दिया जा रहा है उसमें अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी वह कीटो इनॉल ट्रांसफॉर्मेशन शो करेगा, अगर उसमें अल्फा नहीं होगा तो वह कीटो इनॉल ट्रांसफॉर्मेशन शो नहीं करेगा। अब हम समझते हैं कि अगर इसमें अल्फा हाइड्रोजन है तो ये किस प्रकार से कीटो इनॉल ट्रांसफॉर्मेशन शो करेगा, जरा ये देखिए। आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होगी कि कभी भी किसी बॉन्ड के टूटने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, यानी कि अगर हम एक छोटी सी बात करें, अगर कहीं पर कोई बॉन्ड बना है उस बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए वह टूटेगा कब, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो जाए, या तो साइज की सिमिलरिटी खत्म हो जाए, यानी कि साइज अगर डिफर करेगी तो भी टूट जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी तो भी टूट जाएगा। तो बॉन्ड के टूटने का कारण क्या क्या हो सकता है, पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चेंज होना, दूसरा साइज का डिफरेंट होना, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से बॉन्ड टूट जाता है। जरा आइए इसको हम समझ के देखते हैं। आप देखिए कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है, तो ये बॉन्ड टूटेगा, और जब ये टूटेगा तो ये कार्बन के साथ ये ऊपर माइनस आ गया और यहाँ क्या आ गया, प्लस आ गया। ये हमारा CH3 था, ये हमने कहा ये C है, ये H है, ये H है, और ये भी हमारा H है। अब हम समझ रहे हैं कि इस पर पॉजिटिव आया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कम हो गई, यहाँ एक्सेस हो गई। इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जो बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट करेगा इसकी तरफ, और ये कार्बन कहाँ से, इधर से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेता है। ऐसी केस में ये हाइड्रोजन हमारा क्या करता है, H+ बना के बाहर हो जाता है और कार्बन पे क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। जब ऐसा होता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये CH2 हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये C हो गया, ये CH3 हो गया। अब सवाल ये है कि प्लस माइनस मिलकर डबल बॉन्ड तो बना लिया, और ये जो O था, O पे अभी क्या है, माइनस, ये H+ कहाँ चला गया, O पर, तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, OH। तो आप देख पा रहे हैं ये इन ऑल हो गया, यानी कि इसका नाम क्या हो गया, प्रोप इन और ऑल, तो प्रोपी ऑल, प्रोपीनॉल। तो प्रोप इन ऑल ये क्या है, ये इनॉल का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन हुआ, इनॉल का। कहां से हम फॉर्म किए, कीटो से इनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है,
ठीक है, यह क्लास 12th में रिक्वायर्ड है, 12th में इसकी जरूरत पड़ेगी। यह हमारा ये ऐसे चलता है। अब जैसे इनॉल बना, अब फिर से ये H+ टूट जाएगा, H+ टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड H+ टूटेगा तो यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस इधर जाएगा, ये फिर आगे बढ़ेगा, जैसे आप एप्लीकेशन आप GOC में पढ़ते हैं, और फिर से हम पा जाएंगे क्या, हम फिर से कीटो फॉर्म ऑब्टेन कर लेंगे। यानी कीटो फॉर्म से इनॉल बनता है, फिर इनॉल से कीटो बन जाता है। यही टाटोमेरिज्म का केस है। आप देखेंगे कि जो यहां पर कीटो है, जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही इसका भी है, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन दोनों में क्या होता है, सेम होता है। ये टाटोमेरिज्म की केस है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे तो टाटोमेरिज्म का यह फिनोमिना पॉसिबल नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है। 6 नंबर पर एक छोटा सा आइसोमर अपने पास और है, इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, रिंग चेन आइसोमर। लेकिन इसको पढ़ना है उतना ही जरूरी है जितना जरूरी आपके लिए क्वेश्चंस लगाना भी होगा। यानी कि अगर आप इसको केवल पढ़कर छोड़ देते हैं थ्योरेटिकल पोर्शंस, तो आपका कॉन्सेप्ट नहीं बेटर हो पाएगा। आपको कॉन्सेप्ट अच्छा करने के लिए आपको साथ ही साथ क्वेश्चंस भी लगाने पड़ेंगे। तो क्वेश्चंस के लिए भी एक सीरीज हम लेकर के आएंगे, 1-2 दिन के अंदर में हम क्वेश्चन भी सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। आइए रिंग चेन आइसोमेरिज्म में हम क्या डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं कि इसमें जैसे कोई ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और जो क्लोज चेन स्ट्रक्चर होगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। अगर ऐसा है तो वो आपस में रिंग चेन आइसोमेरिज्म के नाम से जाने जाते हैं। आपको याद हो तो प्रोपीन एंड साइक्लोप्रोपेन, प्रोपीन और साइक्लोप्रोपेन ये दोनों सेम हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि एल्कीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और साइक्लो एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये दोनों सेम होता है। यानी कि जनरल फॉर्मूला हम कहते हैं इसका जनरल फॉर्मूला बेटा CnH2n होता था और इसका भी जनरल फॉर्मूला CnH2n होता था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रोपीन और साइक्लोप्रोपेन इन दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम होगा, जिसकी वजह से ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म होंगे। क्योंकि प्रोपीन ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा जबकि साइक्लोप्रोपेन क्लोज चेन स्ट्रक्चर होगा। इसका मतलब प्रोपीन और साइक्लोप्रोपेन यह आपस में रिंग चेन आइसोमेरिज्म के नाम से जाने जा सकते हैं। जरा देखिएगा ये हम क्या कह सकते हैं। अगर हम इसको बनाएं तो हम क्या पढ़ेंगे, 1 मिनट इधर देखिए, यहां पर हम बनाते हैं इसको। हमने कहा कि हमने पढ़ा है ये CH3, ये C, ये डबल बॉन्ड, ये CH2 और ये हमने H लगा दिया। हमने कहा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये इसका जो फॉर्मूला है और जो फॉर्मूला इसका है ये ट्रायंगल वाले का, ये दोनों का फॉर्मूला सेम है। जरा ये देखो ये क्या है, C3H6 होगा, है ना, और ये क्या है, ये भी C3H6 होगा। तो यानी कि दोनों का फॉर्मूला सेम है, नाम दोनों का डिफरेंट है। ये आपका प्रोपीन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोपीन और साइक्लोप्रोपेन ये दोनों आपस में क्या होंगे बेटा, ये दोनों आपस में रिंग चेन आइसोमर का एग्जाम्पल बताए जाते हैं। ये थे टोटल 6 प्रकार की आइसोमेरिज्म का केस। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आई होगी। यानी कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म की इस केस को हम पूर्णतः पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं और हम इसके आगे बढ़ेंगे। यानी कि अब आप देख रहे होंगे स्लाइड पर, स्क्रीन पर थैंक यू दिखाई देने लग गया है। लेकिन थैंक यू से पहले बहुत जरूरी है जानना कुछ और भी बात। वो बात क्या है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। जरा समझिएगा कि वो कौन सी बात है जिसके बारे में हमें बात करनी है। यानी कि थैंक यू से पहले आपको ये बताना हम चाहेंगे कि क्लास 11th का ये जो पार्ट हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें हमने आपको आज के इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा दिया है। आज के इस लेक्चर में आइसोमर के अंतर्गत हमने आपको पढ़ा दिया है, जरा सुनिएगा क्या क्या पढ़ाया है। पहली बात हमने आपको पढ़ा दिया आइसोमर क्या होता है, आइसोमर का एग्जाम्पल भी हमने करा दिया कि नहीं। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर को बड़े डिटेल में समझा दिया। यानी कि हम आइसोमर को क्लासिफाई कैसे करेंगे इसको भी हमने बहुत डिटेल्ड क्लासिफिकेशन भी इसका करा दिया। यानी कि आइसोमर का क्लासिफिकेशन क्या होगा ये भी हमने सीख लिया। जहां पर स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर हमने देखे। स्ट्रक्चरल के टोटल 6 पार्ट हमने पढ़ाया, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर, टाटोमर और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। वो 6 पार्ट का कंप्लीट डिस्कशन विथ एग्जाम्पल ये आज के इस लेक्चर आइसोमेरिज्म पार्ट 1 के नाम से खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा लेक्चर जानदार समझ में आया होगा। लेकिन अभी एक संशय का विषय है कि सर
हमारे सिलेबस में तो इस पार्ट 1 के साथ साथ पार्ट 2 भी तो है, यानी कि अगर आपने क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर के अंतर्गत जो स्ट्रक्चरल आइसोमर था उसको आपने डिटेल में पढ़ा दिया, जो स्टीरियो आइसोमर है क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर के अंतर्गत उस पर क्या विचार है आपका बेटा। इसके बाद जो स्टीरियो आइसोमर है इसके बारे में भी हमें बात करनी है, यानी कि आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर में आ जाएगा एक नया लेक्चर जिसका नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 2 पार्ट हैं, एक कॉन्फिगरेशनल एक कन्फर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आएंगे, कन्फर्मेशनल में न्यूमान प्रोजेक्शन और सॉहर्स प्रोजेक्शन पढ़ने वाले हैं हम। 1 से 2 दिन के अंदर में आपको मिल जाएगी आपके अपने यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर क्या आइसोमेरिज्म पार्ट 2 1 शॉर्ट लेक्चर। आप उम्मीद करता हूं उसे देखेंगे और बढ़िया तरीके से समझ करके एग्जाम देंगे। आशा करता हूं कि आपका एग्जाम जोरदार होगा जो बिल्कुल करीब आ चुका है आपके। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले ये जरूर जाने कि आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना आपका फर्ज है। जिम्मेदारी ये है कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ आप हमारा मोटिवेशन भी बनेंगे, यानी आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। पढ़ते रहें, अच्छे से रहें, मेहनत से रहें, खूब बड़े हो, खूब मेहनत पढ़ें, खूब पढ़ें, राजा बने। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लासेस ओवर। थैंक यू।